क्या अब कश्मीर के अंदर हिंदुओं की एंट्री अलाउड नहीं है? क्योंकि कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है। बीती रात आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी हिंदू मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। यही वो वक्त था जब हमने आपको ये खबर सुनाई थी। आतंकियों का मकसद है आतंक फैलाना और वो इस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चिंताजनक हालात पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिए गए कि घाटी में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क पर कड़ी चोट की जाए ताकि आतंकी हमले में मिलने वाली स्थानीय मदद रोकी जा सके। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीरी हो या गैर कश्मीरी, सबकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। घाटी के अंदर खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जाए। आतंक फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाए। हालांकि लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद कश्मीर में काम करने वाले हिंदू अब घाटी से जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि ऐसा हो क्यों रहा है और सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारी क्या की है। मास्टर स्ट्रोक की यही कवर स्टोरी। दो आदमी आए, इतना देखा भी पैदल चल के आ रहा है हमारे पास कोई। हम रमान से बैठे, वो इधर आए पास में, तो इधर से दो फायर किया तो लड़का सामने बैठा था, उन पे दोनों पे, एक पे लगा दिल पे गोली, एक पे लगा मारा था जहाँ पे। हम इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और यहाँ पर करीब 10 परिवार आज सुबह कश्मीर घाटी से निकलकर अपने घर जम्मू आ रहे हैं। घाटी से हिंदू लौट रहे हैं क्योंकि कश्मीर जो है रहने लायक नहीं है। हमारी माइनॉरिटीज के लिए जो सेफ्टी है दैट इज जीरो। कोई जगह माइनॉरिटीज के लिए ऐसी नहीं है जो सिक्योरिटी जोन में है। कोई सिक्योर जोन है ही नहीं कश्मीर में। डरे हुए हिंदू कह रहे हैं कि घाटी नहीं लौटेंगे क्योंकि डर है पिस्टल का। आतंकी संगठनों की तरफ से घोषणा हो चुकी है कि कश्मीर में हिंदू नॉट अलाउड। राहुल भट्ट के सीने में उतारी गई गोली, रजनी बाला के सर में दागी गई गोली, टेरर का टारगेट बने बैंक मैनेजर विजय कुमार, गरीब मजदूर मेहनतकश दिलखुश कुमार के सीने में उतारी गई गोली। ये सब घटनाएं बता रही है कि हिंदू अगर कश्मीर घाटी में जाएगा तो मारा जाएगा। गुरुवार की शाम आतंकियों ने बिहार के रहने वाले जिस मजदूर दिलखुश कुमार को निशाना बनाया, वो बड़गाम के चडूरा इलाके के इस ईंट भट्टे पर काम करता था। मगर उसकी गलती बस ये थी कि वो गैर कश्मीरी था और हिंदू था, इसीलिए आतंकी आए और उसे गोली मार दी। टेम्परेरी शेल्टर हैं उसके में मौजूद हैं जहां पे कल देर शाम इन दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। दो आदमी आए, हमने देखा भी तो कोई आ रहा है हमारी तरफ। हमको ये नहीं पता था कोई ऐसा गोली चलाएगा के। वो आए, काला कपड़ा पहना था, देखा था इतना, तो उसने दो फायर निकाला। इधर सामने लड़का दिलखुश बैठा था जो जहाँ पे, उसके गोली लगाया जहाँ दिल पे लगा। तो वो बात देखा, जब बाहर निकलने लगे तो वो भाग गए पीछे को। कश्मीर घाटी में आतंकी हिंदुओं को घटाने और खदेड़ने के लिए उन्हें टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हिंदू, गैर कश्मीरी कामगार सब आतंकियों के निशाने पर हैं। कश्मीर से लौटने वाले हिंदू जो बता रहे हैं, उसे सुनकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कश्मीर एक बार फिर से 1989 वाले हालात की ओर बढ़ गया है। जो वहाँ का आम मुसलमान भी है, उसकी आंखों के अंदर हमें वो घृणा नज़र आती है। हमें वो नज़र आता है कि ये काफिर हैं और ऐसे मुंह पे बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन आप अपने अंदर के जज्बात को कितना छुपाओगे। ये अभी डर का माहौल चल रहा है। जो टारगेट किलिंग्स है, 90 में तो ये अंधाधुंध किसी को, हर किसी के हाथ में बंदूकें होती थी। तो ये स्टार्टिंग का दौर ऐसा ही होता है कि आप पहले एक को मारें, 10 को डराएं। सेलेक्टिव टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू लौटने लगे हैं। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद कई परिवार घाटी से जम्मू पहुंच चुके हैं। कश्मीर घाटी में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लगातार कश्मीरी पंडितों को, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है और जिसके चलते अब प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरी करने वाले कश्मीरी पंडित वापस लौट रहे हैं। घाटी में बरसों बरस से रहने वाले और काम करने वाले लोगों के मन में कितना भय है, ये समझिए। कोई जगह माइनॉरिटीज के लिए ऐसी नहीं है जो सिक्योरिटी जोन में है। कोई सिक्योर जोन है ही नहीं कश्मीर में। गुरुवार की शाम दर्जनों कश्मीरी हिंदू परिवार घाटी छोड़कर जम्मू पहुंचे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि घाटी में रहते तो मारे जाते।
हमारे मोदी जी बोलते हैं जान है तो जहान है। जब हमारी जान रहेगी तभी तो सब होगा ना। आतंक के सताए घाटी से लौटे रजत और अमित सरकार और सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। वो जीने का हक मांग रहे हैं। हम 21 दिन से सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे थे और कुछ नहीं मांग रहे थे सरकार से, दैट इज राइट टू लिव। नॉट ओनली गिव्स अस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21। और हम कुछ डिमांड ही नहीं रख रहे। इंडियन सिटीजन्स को आप इवैक्यूएट करते हैं जहाँ पे वॉर जोन होता है। क्या इनको नहीं लगता कि कश्मीर एक वॉर जोन है? डर है पिस्टल का। कश्मीर घाटी से जम्मू पहुंचे इन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि अब दोबारा कश्मीर घाटी नहीं जाएंगे, बेशक उनकी नौकरी क्यों ना चली जाए। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें आतंक मुक्त इलाके जम्मू में तैनाती दी जाए। सरकार उनका ट्रांसफर जम्मू नहीं करती तो वो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। जम्मू के करीब 4000 सरकारी कर्मचारी घाटी छोड़कर लौट आए हैं। घाटी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जम्मू में धरने पर बैठे हैं। इनके मन में घाटी के आतंकियों की गोली का खौफ है। हमारी बहन को मारा गया है, लेकिन अब हम जहां अपने घरों में आना चाहते हैं, हम साइकोलॉजिकली बीमार हो गए हैं, हम अब नहीं जा सकते हैं। हमें होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए सर। नो नौकरी, हम रिजाइन देने के तैयार है सर। जम्मू में कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं की मिनी टाउनशिप जगती कॉलोनी में घाटी से लौटने वालों की तादाद अब बढ़ने लगी है। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही टारगेटेड किलिंग्स और इस टारगेटेड किलिंग के बाद वहां से घबराए हुए लोगों का पलायन जारी है। टैक्सियों में अपना सामान लोड करके हिंदू जान बचाकर घाटी से लौटने लगे हैं। क्या करेंगे? अब खुश है वापस आ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश। अब वापस जाने देंगे इनको? हाँ ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाएगी। जब हालात ठीक हो तब जाए तक नहीं, तब तक कहाँ जाएंगे। ये कश्मीरी हिंदू कई साल से सरकार के अलग अलग विभागों में काम कर रहे थे और घाटी में तैनात थे, लेकिन रजनी बाला और विजय कुमार की हत्या के बाद इन्हें घाटी में रहना ही नहीं है। अब तो नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं कि हमें जम्मू ही ट्रांसफर कर दो, वो ठीक रहेगा सर। घाटी में काम करने वाले हिंदू सरकारी कर्मचारी सुरक्षित जगह ट्रांसफर मांग रहे हैं। कश्मीर में चिंताजनक हालात पर राजनीति वाले अपनी अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस नेता धर्म आधारित राजनीति करने के लिए बीजेपी के माथे दोष मढ़ रहे हैं। आपका अगर एक संवेदनशील चेहरा होता है, एक ऑल इंक्लूसिव चेहरा होता है, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती। आपने सोचा कि हम प्रोपेगेंडा के माध्यम से कश्मीर को ठीक कर देंगे। अगर प्रोपेगेंडा से ठीक हो सकता था तो हिटलर वुड हैव वन द वर्ल्ड। लगभग 12 मई से लगातार अलग अलग वारदातों में लगभग 7 लोगों की हत्या होना निश्चय ही चिंता का विषय है और इस चिंता में कुछ कदम जल्दी उठाए जाने की जरूरत है। कश्मीर मुद्दे पर 1990 में भी देश की सियासत ने अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से स्टैंड लिया था और आज भी यही दिख रहा है। कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग हो रही है और सियासत में सिलेक्टिव बयानबाजी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई नीति है जिससे आतंकवाद रोका जा सके, पलायन रोका जा सके, टारगेट किलिंग रोकी जा सके? कश्मीर को नया कश्मीर कहने वाली सरकार के सामने इस संकट से निपटने की बहुत बड़ी चुनौती है। मास्टर स्ट्रोक में आप उस नीति की बात करते हैं जो आगे कुछ वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश की दिशा को तय करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के विकास। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी के विकास को वो पंख कभी नहीं लग पाए हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2025-26 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और अगर ये टारगेट हासिल करना है तो फिर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना ही होगा। लेकिन ये होगा कैसे, कैसे संभव होगा? क्योंकि इस टारगेट से उत्तर प्रदेश अभी बहुत 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 दूर है, 4 गुना। इसीलिए बहुत का इस्तेमाल हुआ। उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों को निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए बुलाया जा रहा है और आज उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में एक सम्मेलन हुआ जिसमें प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात बनी है।
उत्तर प्रदेश में ऐसे अब तक कुल 3 समिट्स हो चुके हैं। इन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का नाम दिया गया है और मैं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हुआ क्या क्या है। पहली जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी वो जुलाई 2018 में हुई। इससे हासिल क्या हुआ, 61,800 करोड़ रुपए हासिल हुए। प्रोजेक्ट्स कितने थे, 81 प्रोजेक्ट्स और उसकी ये लागत थी। ये पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। फिर आप आगे आइए, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो जुलाई 2019 में होती है। यहाँ 67,000 करोड़ रुपए का निवेश इन्वेस्टमेंट आता है और प्रोजेक्ट्स का नंबर होता है 290। फिर आप आइए कोरोना काल के परे यानी 2022, क्योंकि वो 2 साल भूल जाइए, वो कोरोना की भेंट चढ़ गए। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 जून 2022 को आज की तारीख में होती है। निवेश 80,000 करोड़ रुपए का आता है और प्रोजेक्ट 1400 प्लस। आप समझ रहे हैं? अब इससे रोजगार कितना मिलेगा, हमारी रिपोर्ट से समझिए। Honorable Chief Minister, you are establishing the foundation on which UP's $1 trillion economy will be built. $1 ट्रिलियन यानी 77,62,000 करोड़ रुपए और अभी यूपी की अर्थव्यवस्था है सिर्फ 20 लाख करोड़ रुपए की, यानी $1 ट्रिलियन से अभी 4 गुना कम है। लक्ष्य बड़ा है, मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे। यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की बनेगी कैसे? इसी मुश्किल का हल ढूंढने के लिए यूपी में आज निवेशकों का जमावड़ा लगा। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। यहाँ पता लगा कि 1400 से ज्यादा प्रोजेक्ट के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा। अब ये भी जान लीजिए कि बड़े औद्योगिक घराने किस क्षेत्र में निवेश कितना करेंगे। डेटा सेंटर के क्षेत्र में अडानी ग्रुप 5,122 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हीरानंदानी ग्रुप भी डेटा सेंटर में 9,100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सॉफ्टवेयर सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट 2,186 करोड़ रुपए का। सीमेंट निर्माण फैक्ट्री में डालमिया ग्रुप 600 करोड़ रुपए का। 700 करोड़ रुपए की लागत से कोका कोला बॉटलिंग फैक्ट्री लगाएगा, जबकि करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से ही एसीसी ग्राइंडिंग प्लांट लगाएगा। जुलाई फर्स्ट वीक में हमारा शॉपिंग मॉल इनागुरेट हो रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, सबसे बड़ा हाइपर मार्केट है, सबसे बड़ा फूड कोर्ट है, सबसे बड़ा सिनेमा है, 20 स्क्रीन एंड इसमें आईमैक्स है। वो यूपी में लखनऊ में खोल रहा है। कितने जॉब जनरेट कर लेंगे और कितने का इन्वेस्टमेंट? 10,000 पीपल, ऑलरेडी 5,000 पीपल हमारे शॉपिंग मॉल में, 5,000 पीपल। कितने का कुल इन्वेस्टमेंट? ये हमारा इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ है सब मिलके। श्री सीमेंट कर रही है 1,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। 600 करोड़ का हमने बुलंदशहर में ऑलरेडी कर दिया। 600 करोड़ रुपया हम लोग बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एटा में कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये देख रहा है कि यूपी में पोटेंशियल है और काम अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक सपना देखा है, तो उस सपने को साकार करने के लिए हम भी अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक सीमेंट प्लांट का फिरोजपुर में इसका इनॉग्रेशन होगा, भूमि पूजन होगा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा। और पूरी आशा है कि जिस हिसाब से यहाँ का एक माहौल बन रहा है ये बहुत आगे जाएगा। यूपी में अगले 5 साल तक हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आज इस मंच पर पूरे दावे से कह सकता हूं कि यूपी की वर्तमान सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। भारत के सबसे अमीर शख्स अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी यूपी की तरक्की में बड़ा योगदान कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। वी आर इन्वेस्टिंग ओवर 70,000 करोड़ इन द स्टेट। वी एंटिसिपेट दिस इन्वेस्टमेंट क्रिएटिंग over 30,000 jobs. Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission,
green energy, water, agri-logistics, and our data center business. We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure and rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sectors. आजादी के बाद बिरला ग्रुप ने यूपी में जो पहला निवेश किया था वो चित्रकूट के रेणुकूट में था, जहां बिरला समूह की तरफ से हिंडाल्को एल्यूमीनियम फैक्ट्री लगाई गई थी। अपनी कंपनी के इस पहले निवेश का जिक्र आज कुमार मंगलम बिरला ने किया, जो यूपी में आने वाले 3 सालों में बड़ा निवेश करने वाले हैं। Cement business, for example, is investing 5,000 crores in cement grinding capacities in Shahjahanpur and near Lucknow. Several of our other businesses, namely carbon black, aluminium and financial services, have large investments in the pipeline to be made in the next 3 years. I would like to take this opportunity to assure Chief Minister Yogi Adityanath ji and the administration that we will always and continue to be active partners in the remarkable development journey of Uttar Pradesh. ये दावा है कि इस निवेश से यूपी में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब तक कितना रोजगार यूपी में दिया जा चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60 लाख ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से घट करके 2.9% रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ सुधर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देते हुए व्यापारियों से 80,000 करोड़ का निवेश करने को लेकर धन्यवाद भी दिया और ये उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में यूपी देश भर में निवेश करने के लिए सबसे बेहतरीन राज्य बनेगा। यूपी विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि यूपी में क्या बदल गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में यूपी 3रे नंबर पर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2रे नंबर पर, यूपी में 56% कामकाजी आबादी है, देश की जीडीपी में यूपी का हिस्सा 8% का है, भारत का सबसे बड़ा बाजार है क्योंकि यहाँ 24 करोड़ आबादी रहती है, सड़क नेटवर्क में 2रा बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा 8 एक्सप्रेसवे इसी राज्य में है, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं और रेल नेटवर्क में भी यूपी देश में नंबर 1 है। यूपी की इसी खासियत का बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। देश की कुल आबादी का 16% से अधिक कंज्यूमर बेस हो, जहां 5 लाख से अधिक आबादी वाले 1 दर्जन से ज्यादा शहर हो, जहां हर जिले का अपना कोई न कोई खास प्रोडक्ट हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में एमएसएमईज हो, लघु उद्योग हो, जहां अलग अलग मौसमों में अलग अलग कृषि उत्पादों, अनाज, फल, सब्जियों की बहार हो, जिस प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू समेत अनेक नदियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे यूपी को तेज विकास से भला कौन रोक सकता है। जब आप ये सवाल पूछते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति निवेश करने के लिए तैयार हैं और हजारों हजार करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, इसका जवाब है यूपी की कानून व्यवस्था। आज लखनऊ में बड़े बड़े उद्योगपति भी यही कह रहे थे कि यूपी में कानून व्यवस्था सुधर गई है, लेकिन जब यूपी में निवेश की तैयारी हो रही थी उसी वक्त कानपुर में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की साजिश हो रही थी। आप 2 तस्वीरें देखिए। सुबह यूपी में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार हो रही थी,
एक खाका तैयार किया जा रहा था, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था यूपी को आगे ले जाने का। और शाम को देखिए यूपी के कानपुर में जमकर हिंसा होती है, साजिश होती है कि यूपी को कैसे पीछे की तरफ धकेला जाए। कानपुर के परेड इलाके में, नई सड़क और यतीम खाना इलाके में जमकर हिंसा हुई। परेड चौराहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यह हंगामा होता है। दो समुदाय आमने सामने हो जाते हैं, पत्थर और ईंटों से हमला किया जाता है। इस दौरान गोलीबारी भी हुई है। हाल ही एक टीवी बहस के दौरान बीजेपी के एक प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कथित टिप्पणी की थी, जिसे अपमानजनक बताया जा रहा है। इसी वजह से मुसलमान आज के दिन कानपुर में दुकान बंद करवा रहे थे, बंद का ऐलान कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि दुकानदारों को अपने शटर बंद करने के लिए मजबूर करने वाले लोग पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। बाद में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस झड़प में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। उधर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब तक इस हिंसा में 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हिंसा के आरोपियों की संपत्ति या तो नष्ट होगी या जब्त होगी। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी, 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। षड्यंत्रकारी कौन है ये? अब जल्दी इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। अब बात जरा ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद की हो जाए। इसमें अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एंट्री हो चुकी है। कल संघ प्रमुख ने एक बयान दिया, हमने वो बयान आपको मास्टर स्ट्रोक में दिखाया भी था। इसके बाद हिंदू धर्म प्रमुख नाराज हो गए हैं। दरअसल ज्ञानवापी की मांग पर कायम रहते हुए भागवत ने ये कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश नहीं होनी चाहिए। तो क्या भागवत के इस बयान से मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद खत्म हो जाएगा? क्या भागवत के इस बयान से हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपस में बैठकर किसी और तरह की राय या एक तरह की राय निकाल पाएंगे? मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जो भागवत कह रहे हैं, क्या संतों की राय वही है? हमारी अगली रिपोर्ट देखिए, क्योंकि संतों की राय और भागवत के बयान में सिमिलैरिटीज कम ही दिख रही है। मस्जिद विवाद पर भागवत का अहम बयान आया है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब हिंदू पक्ष बाकी जगहों के मंदिर होने के दावे छोड़ देगा? असल में ज्ञानवापी के साथ ही इन दिनों मथुरा, आगरा, दिल्ली और लखनऊ तक में मंदिर मस्जिद का विवाद उठ खड़ा हुआ है। ये 5 तस्वीरें हाल के विवाद की गवाही हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या मंदिर मस्जिद पर संघ और संतों की राय एक है? धर्मगुरु संघ प्रमुख के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। संघ से आशा ये है कि आप कम से कम अगर हौसला बढ़ा नहीं सकते तो आप उनको हतोत्साहित मत करें। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, चाहे मदनी जी हो चाहे मोहन भागवत जी हैं, कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है लड़ाई, ये लड़ाई भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं की लड़ाई है। संघ प्रमुख के इस बयान पर अयोध्या का संत समाज नाराज है। वो इस बयान पर हैरान है। द्वारा जितने ऐतिहासिक स्थलों को, मंदिरों को तोड़ा गया था,
वो सारे मंदिरों को वापस लेंगे। और संघ प्रमुख मोहन भागवत की नीति और नियत में कोई शंका नहीं है, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण जरूर थोड़ा जवान फिसल जाती है। मुझको लगता है कि संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इस संघ का बयान नहीं हो सकता है, क्योंकि संघ का जन्म सनातन धर्म संस्कृति हिंदू और हिंदुत्व के लिए हुआ है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली। हिंदुओं का जगाने का काम किसी ने किया तो संघ ने किया। संघ प्रमुख की यह भाषा गले से नहीं उतर रहा है। संघ प्रमुख के बयान पर ऐसी प्रतिक्रियाएं इसीलिए आ रही है क्योंकि आरएसएस 1959 में ही मंदिर तोड़कर बनी मस्जिदों को वापस अपने स्वरूप में लाने का प्रस्ताव पास कर चुका है। धर्मेंद्र कौशल की लिखी आरएसएस रिजॉल्व्स नाम की किताब में इस बात का जिक्र है। प्रस्ताव में कहा गया था, विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया। तोड़े गए सभी मंदिरों में काशी विश्वनाथ का विशेष स्थान है। काशी विश्वनाथ देश भर के हिंदुओं की भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। यूपी सरकार काशी विश्वनाथ हिंदुओं को लौटाने के लिए कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी काशी विश्वनाथ पर हिंदुओं के अधिकार को मान्यता दी है। इसके अलावा आरएसएस की 2003 में कन्याकुमारी में हुई बैठक का ब्यौरा भी इस किताब में मिला है। एक अंग्रेजी अखबार ने बाकायदा पूरी खबर छापी थी कि आरएसएस ने काशी और मथुरा के मंदिरों को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया है। अयोध्या, मथुरा और काशी में मंदिरों की फिर से स्थापना को समर्थन। मंदिरों की स्थापना स्वतंत्र भारत का आवश्यक कर्तव्य। किसी भी देश को अपमान के ऐसे प्रतीकों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या, मथुरा और काशी में भी मंदिर बने। मुस्लिम नेतृत्व को अयोध्या, मथुरा और काशी पर दावा छोड़ना चाहिए। बातचीत नाकाम हो तो सरकार कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करे। यानी संघ के एजेंडे में शुरू से ही मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें रही हैं। ऐसे में मोहन भागवत का ये नया बयान किस ओर इशारा करता है? लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि बयान बढ़िया है और इस बयान को उस स्थिति में ले लेना चाहिए कि सब एक शुमारी, एक राय हो जाए। पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि वहां तो कोई एक दूसरे की सुन ही नहीं रहा, सिर्फ राय दी जा रही है और बयान दी जा रहे हैं। पाकिस्तान कंगाली के चलते डिफॉल्टर होने की तरफ बढ़ रहा है। सरकार खजाने में पैसे जुटाने के लिए जरूरी चीजों के दाम बढ़ा रही है। पेट्रोल की कीमतें 200 रुपए के पार जाने के बाद पाकिस्तान में जनता इतनी नाराज है कि पेट्रोल पंप में आग लगा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐसे हालात में कहा है कि पाकिस्तान खुदकुशी करने जा रहा है और उसके 3 टुकड़े होने वाले हैं। इमरान खान ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की तैयारी पूरी कर ली है। अगर पाकिस्तान की हालत और जो अभी की सरकार है वो नहीं सुधरती है तो फिर ये होगा। मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। ₹179.86 से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। एक मुल्क के ऊपर एटम बॉम्ब भी बचना वो बच जाता है, लेकिन ये जो इखलाकियात तबाह हो रही है पाकिस्तान में। महंगाई अपार है, पाकिस्तान की जनता में हाहाकार है। पाकिस्तान की बदहाली देखी, छाई हुई कंगाली देखी। भाई सब गिरे में विद्रोह की आग में जल उठे पाकिस्तान को देखी। देखो भाई, यहाँ पे तो रोड बंद कर दिए हैं, आग लगाना शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप पे शायद तोड़ फोड़ कर रहे हैं ये लोग। पूर्व पीएम इमरान खान कह रहे हैं अब टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से। सत्ता में रहते तो इमरान खान शायद कभी ये बात ना कहते, लेकिन देश चलाने की जिम्मेदारी से आजाद हैं तो आजादी से बोल भी रहे हैं। इमरान खान जिस ओर इशारा कर रहे हैं यही पाकिस्तान का भविष्य है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बनने लगे हैं उसकी बर्बादी का दिन अब बहुत दूर भी नहीं दिख रहा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। ₹179.86 से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी।
डीजल के अंदर भी 30 रुपए, इसके बावजूद भी अभी 9 रुपए, तकरीबन 9 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपए 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपए प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। पाकिस्तान की सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक्शन में आई तो जनता का रिएक्शन देखिए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत हो गई है 209 रुपए 86 पैसे, डीजल का नया दाम है 204 रुपए 15 पैसे और मिट्टी का तेल बिक रहा है 181 रुपए 94 पैसे। दाम बढ़ाने वाले तो जनता की पहुंच से बाहर है। जो चीज पहुंच में है वहां गुस्सा उतारा जा रहा है, यानी पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स। कराची के एक पेट्रोल पंप पर भड़की हुई जनता अपना गुस्सा निकाल रही है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से तेल के बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इमरान खान मुल्क के कंधों पर इतना बोझ छोड़ गए हैं कि नए पाकिस्तान का सपना ध्वस्त हो चुका है और अब वो खुद कह रहे हैं कि पुराना पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। इमरान खान को किस चीज की जरूरत है? अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। देखो भाई, यहाँ पे तो रोड बंद कर दिए हैं, आग लगाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान में 3 अलग देश बनाने की मांग पहले से ही हो रही है। ये है आजाद बलूचिस्तान, सिंधु देश और पंजाब। ये है आजाद बलूचिस्तान, सिंध देश और पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और फाटा के इलाके पहले ही खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ पहले से विद्रोह भड़का हुआ है। सिंध और पंजाब में नए देश की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था ठप हुई तो पाकिस्तान की ताकत खत्म हो जाएगी। कि हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फौज चाहिए, हमें ताकतवर फौज चाहिए, क्योंकि हमें और खतरा है दुश्मनों से। शुरू में तो शायद इतना खतरा ना हो, शुरू में खैर जब पाकिस्तान बना तब तो हिंदुस्तान से खतरा था, जंगें भी हो गई, लेकिन जब से हमारे पास जो एटॉमिक डिटरेंट आया, न्यूक्लियर डिटरेंट आया, उसके बाद एहसास में खतरा कम है। लेकिन आपके पास एक मजबूत हुकूमत भी हो, और हुकूमत तब मजबूत होगी जब अथॉरिटी और जिम्मेदारी एक ही जगह के ऊपर हो। पाकिस्तान सेना के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी ने पहले से मोर्चा खोल रखा है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान सेना पर हमले करते रहते हैं। अमेरिका, कनाडा में सक्रिय बलोच नेता आजाद मुल्क की मुहिम चला रहे हैं। सिंध मुत्ताहिदा महाज भी अलग सिंधु देश की मांग में प्रदर्शन करता रहता है। बलोच नेता भारत से भी बलूचिस्तान की आजादी में मदद मांगते रहते हैं। हमारी मांग, हम अपना मेमोरेंडम पाकिस्तान एम्बेसी को देना चाहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान जो आज़ाद था उसे वापस उसकी आज़ादी दी जाए, पाकिस्तानी सारी फोर्सेस बलूचिस्तान से बाहर निकलें और जो उन्होंने कत्लेआम किया है बलोचों का उसका जवाब दे पाकिस्तान। 15 अगस्त 2016 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बाबा, बाबा, सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।